In this video today, we will discuss about the problems based upon the drift velocity. So, we'll come across this problem. I hope that you will enjoy this problem and the application of the concept of drift velocity. So, this is the problem given in NCERT book, and the first one is we'll take this pen and सी आपके पास समस्या ये है कि एस्टिमेट करिए आप एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। सो हम यहाँ लिख देते हैं पैरामीटर जो आपको जैसे जैसे दिए रखे होंगे। तो यू हैव टू एस्टिमेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अननोन हो गया एंड द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एक पार्ट आपको ये दिया हुआ है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.0 क्रॉस 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया होता है, सेक्शन ऑफ द एरिया जहाँ से कोई चीज़ क्रॉस करती है, और इसके बीच में जो करंट है, करंट I इज इक्वल टू दैट इज 1.5 एम्पियर है। अज्यूम करिए कि और जो गिवन है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सो ये है, देखो ईच कॉपर एटम क्या करेगा, कंट्रीब्यूट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम देख लेंगे कि आगे क्या उन्होंने बताया है। और आगे है डेंसिटी, और जो पैरामीटर आपको दिया हुआ है डेंसिटी, density that is the ratio of mass upon volume. This is given that mass is 19.0 cross 10⁻³ kilogram and volume is 1 meter cube, okay, per meter cube, okay. So and atomic mass of copper, another given parameter is atomic mass of copper, that is 63.5 यूनिट। सो पहला जो पार्ट है ए, इसमें आपसे पूछा है कि आप एस्टिमेट करिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके ऊपर पहले हम बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि आगे क्या क्या दिया हुआ है आपको। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम ए, विल स्टार्ट विद, देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी है ना, जे मैग्नीट्यूड में बात करूं तो NeVd होता है। अब here जो J है वो होता है करंट डेंसिटी, दैट सी I/A है ना। तो I क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J इज इक्वल टू I अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। हमें नॉन पैरामीटर्स के फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी अब I अपॉन NE और A, ओके। ये एक्सप्रेशन है जो आपके गिवन जो नॉन पैरामीटर्स हैं वो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग है, ओके। अब सी जो करंट है दैट इज गिवन टू यू, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन टू यू, और जो चार्ज का वैल्यू है this is always known to you, 1.6 cos 10⁻⁻19 coulomb, right? So there is one unknown parameter, that is what you have to evaluate first to find drift velocities. एक n है, this number of electrons those are contributing to drift velocity. So this is just one thing we are left with. So इसके लिए हम करते हैं कि हमें अंदाज़ा लगाना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गिवन चीज़ है ना कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो दिया है कि 63.5 यूनिट है, और हर एक कॉपर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यदि मैं ऐसा करूं कि अपने सैंपल से, कॉपर का जो सैंपल है 1 मीटर क्यूब आप समझ लीजिए, इसमें 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर ही विड्थ है। ऐसा है आपका एक सैंपल, ठीक है। इसके बीच में कितने कॉपर एटम होंगे, यदि हमें कॉपर एटम का पता चल जाएगा तो हर एक कॉपर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा।
इट कंट्रीब्यूट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यदि हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता चल गया तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कुदरती रूप से पता चल जाएगा। जब इसका पता चल जाएगा हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, अब आपने एक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ये कंसेप्ट के हम इसको करेंगे कि हमारे पास जो 63.5 ग्राम में कितने एटम होंगे कंटेन नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, कितने होंगे? वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 6.0 एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने एटम होंगे। आपको कॉपर एटम ही निकालने हैं ना। 1 ग्राम में कितने कॉपर एटम होंगे? ये हो जाएंगे 6.0 क्रॉस 10⁻23 एटम डिवाइडेड बाय, यूनिटरी मेथड है ना ये, 63.5 ग्राम, यूनिट का ध्यान रखना है। अब आपके पास जो डेंसिटी दी हुई है ना, इस डेंसिटी में आई मीन 9.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या सॉरी कितने एटम होंगे? क्या जाएगा 6.0 क्रॉस 10⁻23 एटम, राइट, डिवाइडेड बाय 63.5 ग्राम क्रॉस 9.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए आप ग्राम के साथ तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आप ऐसा कर सकते हैं कि जो किलो है, ये मैग्नीट्यूड जो है किलो इज इक्वल टू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻6। ओके, सो अब आप यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो एज इट इज एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी बुक, सो आई एम हियर टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स टू यू। सो ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये सॉल्व करके आएगा, ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो जाएगी। ये हो जाएगा 8.5 क्रॉस 10⁻28 एटम्स, 10⁻28 एटम्स। अब हमें पता चल गया कि यदि हम 1 मीटर क्यूब का एक सैंपल लेते हैं तो उसके बीच में 8.5 क्रॉस 10⁻28 एटम्स होंगे। इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड ईच सिंगल एटम कंट्रीब्यूट टू 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो n क्या हो गया आपके सामने, यदि यहाँ लिखें सिंगल पेज पर है तो ज़्यादा अच्छा है। सो n इज इक्वल टू, n जो है वो आपके पास आ जाएगा 8.5 क्रॉस 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स और ये पर मीटर क्यूब ही आएगा। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम ही आएगा इसका आंसर। तो अब जब आप यहाँ इस इक्वेशन में भर दीजिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, आप यहाँ लिखें VD, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई का वैल्यू हो जाएगा 1.5। अब ऐसा यूनिट है, मैं आगे इसका यूनिट लिखना पसंद करूँगा। और आगे है नंबर कितना है आपके पास 8.5 क्रॉस 10⁻28, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम and cross section area is also in SI units, so it is given to us, it is 1.0 cross 10⁻⁻7, so that is roughly यदि आप इसको जल्दी से अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो 1.5 और जो 1.6 सो क्लोज टू 1 अनदर, इसको आप ऐसे काट सकते हैं और इसको आप नियरली 10 ले सकते हैं। ओके, सो ये आ जाएगा 10 29 एंड देन 29 और ये 26 हो जाएंगे, तो 3 बचता है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर per second, but exact answer in the book it is 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। और इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, ऐसे ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आउट टू बी, दिस इज 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि इस अंदाज़ा लगाइए, प्रैक्टिकल रियलाइज करिए कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो 1 मिलीमीटर चलता है वो 1 सेकेंड में, और इससे बहुत सुंदर आगे सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है।
ये जो सेकेंड इक्वेशन की इंफॉर्मेशन है ये बहुत इफेक्टिव है कि जब इलेक्ट्रॉन तो बड़ी साधारण सी स्पीड से चलता है, इसके ऊपर आगे फिर सवाल होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे है आपके पास जो दूसरा पार्ट है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड। अब आपका जो सवाल है कि आप ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करिए, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड एंड द obtain one with the thermal speed of the copper atom at ordinary temperature। अब है this additional page, यहाँ कर देते हैं हमारे साथ। अब ड्रिफ्ट स्पीड आपके पास है आ गई, दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड। अब आपको थर्मल स्पीड के साथ इसको कंपेयर करना है, तो टू फाइंड थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड का मतलब जो टेम्परेचर की वजह से स्पीड होगी। ओके, सो इसमें क्या होगा कि इसमें जो थर्मल एनर्जी होती है ना, वो होती है 3/2 kB। kB is the Boltzmann constant। Okay, so we have kB is the Boltzmann constant, and this is equal to average value because there is a large number of atoms over there, and this is mb square, right? So 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास आ जाएगा v square is equal to 3kBT by m, which is equal to under root of 3kBT by m। So in your problem it is given to you, आपके साथ आपके पास जो दिया हुआ है वो ये बात है, इसको पढ़ लेते हैं हम कि हाँ, it's कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया है जो रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 300 केल्विन। So here parameters are known to us now कि kb जो है here, kb जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसका वैल्यू होगा 1.38, alright, क्रॉस 10 to the power minus 23 मीटर स्क्वायर kilogram second minus 2 and Kelvin minus 1, right? And the temperature is 300 Kelvin, and m is the mass of copper atom. Okay, so if you substitute all these values, then it is only V now. It is only V. So V is come out to be, it is 2 cross 10 to the power 2 meter per second. This is 2 cross 10 to the power 2 meter per second. You are +2 student and you can solve this numerical value now. So this is the thermal velocity. Now compare these two. So this is the drift velocity and thermal velocity. So drift velocity was of the order of 1 cross 10 to approximately -3 मीटर पर सेकेंड। एंड द थर्मल वेलोसिटी, देखिए थर्मल वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितनी ज़्यादा है। ये 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा चलती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की स्केल आपने देखी है जो आप हाथ में यूज़ करते हैं स्कूल्स में, तो 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांटा होता है। सो दिस इज नियरली 1 मिलीमीटर, तो उसका जो एक लाइन होती है उसके बराबर चलता है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यदि आप फील्ड लगाते हैं। पर टेम्परेचर की वजह से देखिए वो कितनी तेज़ी से चलता है, 200 मीटर चला जाता है वो 1 सेकंड में। सो दिस इज द मैटर्स टू थिंक अबाउट। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है इट इज इक्वल टू लगभग 10⁻⁵ टाइम दैट ऑफ थर्मल स्पीड। सो दिस मीन्स कि जो ड्रिफ्टिंग होती है जब आप फील्ड लगाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है अपने सैंपल में, देखो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपके पास कोई सैंपल हो गया, ठीक है, और ऐसे इसके बीच में क्या होगा, यदि मेटलिक कंडक्टर है तो आपने ऐसे फील्ड लगाया। इस डायग्राम को आपने बहुत बार देख रखा है इस चैप्टर में। ऐसे मैंने एक बैटरी लगाई जो एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और उसका जैसे ये एंड अप पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फील्ड के डायरेक्शन इस साइड को है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है,
या मैं यूँ कहूँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो उसमें इसकी स्पीड क्या होगी? 1 सेकंड में मैं ऐसे लाइन खींच देता, इतने दूर जाएगा वो सिर्फ, स्केल के ऊपर इतनी लाइन होती है, तो 1 सेकंड में वो सिर्फ इतने दूर जाता है। और इससे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपको अब आगे आने वाला है। अभी हम देखते हैं कि वो आगे आपसे क्या पूछते हैं। प्रॉब्लम का जो अगला पार्ट है वो है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विद द कंडक्टर दैट कॉज लिफ्ट मोशन। एक आपने और कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है वो इसके कंपैरिजन में कितनी होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू अनदर पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका जो सी पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड कितनी होती है। तो दोबारा फिर से हम इसको शुरू करते हैं, ज़रा हम पेंसिल का रंग बदल देते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपने देखी 1.1 अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको 1 भी लिखकर जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगाएंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड, राइट। पर जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। इसको हम आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन मेक द कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दिस, आप इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। और इसके लिए हम इधर करते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1.1 क्रॉस 10⁻³ इट इज मिलीमीटर, इट इज मिलीमीटर मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 टाइम्स। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लगभग 10⁻11 टाइम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी से कम होती है। तो बहुत स्मॉल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे चलते हैं, हालांकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेज़ी से चलता है। सो ये 3 पार्ट थे हमने हमारे, और जो कंडक्शन फिनोमेना था उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मेजर रोल अदा करती है करंट में। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि उसमें उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं। सो बहुत अच्छी किताब से आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बनाने के और समझाने का एक तरीका इस किताब में अपनाया गया होता है। अब हम चलते हैं कि अगली प्रॉब्लम के माध्यम से आपको फिजिक्स कैसे सिखाई जाएगी। सो अब चलते हैं और हमारी अगली प्रॉब्लम रही एग्जाम्पल नंबर 3.2 ऑफ NCERT। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद फर्स्ट कलर, दैट इज ब्लैक फॉर मी। अब हमने पहले जो एग्जाम्पल किया उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड है इज एस्टिमेटेड इन फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ लिख ना दूँ कि ये हमने जो निकाली वो आए 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, साफ साफ जो हमें पता है उसको हम लिख देते हैं। फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन द करंट इज एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट एट इंस्टेंट्स इन द सर्किट। अब आप देखिए कि वो कहते हैं कि ये तो इतने धीरे चलते हैं। ये आपके पास कंडक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में सिर्फ इतनी दूर जाता है। आप प्रैक्टिकली इसको देखिए, सिर्फ इतनी दूर आप स्विच ऑन करते हैं और एकदम से करंट आ जाता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसका सोल्यूशन नीचे अवेलेबल है और इसकी डिस्कशन हमने आपके साथ कर दी है, और आप इसको समझ जाएंगे घड़ी भर में कि जब आप एक कंडक्टर लेते हैं, देखिए ये आपका कंडक्टर हो गया, ओके, और आपने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेंगे, ओके। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, 1 सेकंड के लिए यदि करंट चलता है तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इतना मूव करेगा, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया वो इस स्पीड से मूव करेगा, 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में। आप देख लीजिए कि जो पिछली प्रॉब्लम की जो फिजिक्स है वो इस प्रॉब्लम के साथ साफ साफ तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से जुड़ी हुई है।
तो पिछला आप करेंगे और लिंक से आप समझते चले जाएंगे, तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए। इनका जो भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो बहुत उच्च स्तरीय हैं और आपको बहुत सुंदर फिजिक्स सिखाने का के लिए बहुत अच्छी किताब है। और देखिए कि आज जब आप फील्ड लगाते हैं तो फील्ड सिर्फ 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, राइट। अब करंट आपके कंडक्टर में आए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन इस एंड के ऊपर फील्ड का फोर्स फील करता है तो उसको बी एंड पर पहुंचे, बी से ए एंड पर पहुंचेगा, तभी आपको लगेगा कि कंडक्टर में करंट है। ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। सो एक ही समय में एक आपका जो सैंपल है उस सैंपल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यूँ ये करूँ 10⁻28, इट्स अ बिग अमाउंट, 10⁻28 या 29 पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब जैसे ही आपने फील्ड लगाया तो ये जो सारे ही लोकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी अपनी जगह एकदम से फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बहुत जल्दी। जब वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो अपनी जगह ही वो इतना वाइब्रेट करते हैं, ओके। और वो आगे फिर पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाते हैं। जैसे आपको बात क्लियर कर दी कि ये जरूरी नहीं है वो अपनी जगह चल पड़े इतना काफ़ी है, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से चलेगा यहाँ जाएगा तब करंट आएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसको एक पढ़ भी देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से चलता है कॉजिंग एवरी पॉइंट ऑफ द लोकल इलेक्ट्रॉन। लोकल इलेक्ट्रॉन का मतलब है जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है उसी समय वो एकदम से फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट कैसे एस्टेब्लिश होगा? डज नॉट हैव टू beat the electron from one end to the another end of the conductor traveling to the other end. However, it takes a very little by the current to reach to the steady value. So steady value के लिए बहुत समय कम लगता है। हमारा जो प्रॉब्लम का अगला हिस्सा है वो आपको बड़े सुंदर तरीके से ये भी समझ आ जाएगा। वो उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ रहा है, हम तो उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपसे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। देखिए, जब भी आप फील्ड लगाएंगे तो बार बार मैंने इस बात की चर्चा की है आपके साथ कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो, ये देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और जो पॉजिटिव चार्ज के लिए वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा फोर्स कैसे लगेगा? माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो यदि आपका फील्ड एकदम से आ जाएगा तो फोर्स भी एकदम से लगना शुरू हो जाएगा। सवाल आपसे ये, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट arises due to the force experienced by electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration। पर फोर्स यदि लगेगा, देखिए F इज इक्वल टू एम ए, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किया हुआ है। यदि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पक्का होगा भाई। देन डू इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर द स्टेडी एवरेज स्पीड? फिर भी जो इलेक्ट्रॉन की स्टेडी एवरेज स्पीड क्यों होती है, ये सवाल आपसे, ओके। अब ये बड़ा मज़ेदार ऐसा सवाल है। ठीक है, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपके मन में ऐसा सवाल कुदरती आया भी होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं जो रिटन एक्सप्लेनेशन है इसको देना पसंद करूंगा, नहीं तो यदि मैं खुद बोलूंगा दोबारा फिर इसको पढ़ाऊंगा तो डबल हो जाएगा। कहते हैं कि ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट। हर इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद एक्सेलरेट करता ही है, और उसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड तब तक इंक्रीज करती है जब तक वो अपने पड़ोस के पॉजिटिव आयंस ऑफ द मैटर के साथ कोलाइड नहीं करता। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। सो इट्स लूजेज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन। वो अपने ड्रिफ्ट स्पीड को कोलिजन के बाद लूज कर देता है एंड बट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन। वो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, यहाँ पॉजिटिव आयन है, अब एकदम से जाएगा इसके साथ टकरा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको तो एक्सेलरेट करेगा, पर यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद अपने ड्रिफ्ट स्पीड को लूज कर देगा, टकराएगा। अब उसके बाद क्या करेगा आगे, फिर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन इधर है, व्हाट विल हैपन देन, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ से यहाँ टकराने के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना बिटवीन टू कोलिजन, तो ये फिर दोबारा से एक्सेलरेट करेगा। तो ये continuously, this is a very small acceleration it is feeling, and rest is what it is contribute to the drift velocity. So only suffer the collision again and so on. So on the average, therefore, electron acquire only the drift speed. ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हम तीसरे पार्ट में चलते हैं कि if the
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, यदि ये ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, इलेक्ट्रॉन चार्ज स्मॉल है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर? ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉल है, देखिए ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो किसका ऑर्डर की है, 1.1 क्रॉस -3 मीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर चलता है इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, और जो उसका चार्ज है ये भी बहुत कम है, 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। दोनों ही चीज़ें इतनी कम है, पर जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये सवाल आपसे, तो सवाल ये है कि इस सवाल का जवाब ये है कि सैंपल में ड्रिफ्ट स्पीड तो कम है, पर जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस लार्ज करंट इज ड्यू टू large number density, large number density of electron, number density of electrons, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा आती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29 पर मीटर क्यूब, इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए करंट ज़्यादा होता है। ओके, सो जो आई होता है ना, आई होता है वो होता है NeVDA। सो क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप इंडिपेंडेंटली जो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम, चार्ज की वैल्यू कम, पर ये जो वैल्यू है दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻19, बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻29। सो मैथमेटिकली हम इसका आंसर दें तो ये इसका ऑर्डर जो है वो करंट का ज़्यादा ही आएगा। So it is much better to answer it like this. Okay, so large currents. Then another question from you, D part. So we answered 1 and 2. So when the electron drift in the metal from the lower potential to high potential, आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई टू लो पोटेंशियल होता है। कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन A to V की ओर है, पर इलेक्ट्रॉन यदि इसके अपोजिट चलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर आप दोबारा बना दीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगता, तो ऐसा है ना। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चलता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल चलता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये सवाल है आपसे। So when electron drift in a metal from low to high potential, but does it means that free electrons of the metal are moving in the same direction? क्या इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं? So answer D is by no means the drift velocity is superposed over the large random velocity of electron. ऐसा नहीं है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की कभी बात नहीं करते, हमारे पास वो जो फाइनल वेलोसिटी, आपको यदि एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद हो तो हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती है, वो फाइनल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स होती है, और रैंडम वेलोसिटीज होती हैं, राइट। सो ई पार्ट इज, आर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रेट लाइंस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स? क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होते हैं विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल? जब ये टकराते हैं तो क्या एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है तो क्या इसका पाथ स्ट्रेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसको भी हम यदि मैथमेटिकली इसका आंसर दें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा कि जब तक तो आप फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, थर्मल आपकी जो स्पीड होती है, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड टकराएगा तो सीधा ही जाएगा। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी की बुक में इनिशियली बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हम आपको यदि दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, आप यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप देखिए। जब आप इसको नीचे पढ़िए कि जब आप फील्ड नहीं लगाते हैं तो जो थिक लाइंस हैं उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पॉइंट पर जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, देखिए ऑल द लाइंस आर स्ट्रेट, राइट, और यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर बी पर पहुँच जाता है। बट व्हेन यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फील्ड लगा देते तो डॉटर लाइंस है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जाएगा तो स्ट्रेट नहीं होगा, वो नेचुरली कर्व्ड हो जाएगा। तो इसमें आप वो कंसेप्ट आप +1 में भी आपने आर्टिकल पढ़ा है कि
ग्रेविटी के केस में पढ़ा, तो यहाँ +2 में इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं। शायद एनसीईआरटी उस आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किए हैं सिलेबस में, तो आप ये देख सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो उसका जो पाथ होता है वो कर्व्ड हो जाता है। सो एब्सेंस ऑफ द फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराने के बाद जब दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा तो स्ट्रेट जाएगा, बट यदि आप फील्ड लगाते हैं तो ये पाथ कर्व्ड हो जाएगा। सो नाउ वी शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू अनदर कंसेप्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको भी आप एंजॉय करेंगे, मोबिलिटी। और मज़ेदार बात यह है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपने यहाँ से ज़्यादा क्या सीखना है। जो मेजर पार्ट है कि हम जो घटना घटती है उसको घटना को हम मैथमेटिक्स का शक्ल कैसे देते हैं। यदि आप हमारे पढ़ाते पढ़ाते इस बात के ऊपर फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप फिज़िक्स को आनंदित रूप से सीखना शुरू कर देंगे। हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास था कंडक्टर के इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी हम चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर होते हैं ये रिवीजन है आपका, कि कंडक्टर जो है हमने दो तरीके के अभी तक पढ़े थे, कि एक मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था कि तीन स्टेट्स आपके पास होते हैं, कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जल्दी से मैंने लिखना है आपको, और तीसरा इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये रिवीजन है जस्ट आपके लिए। दूसरा केस यहाँ मैं आप और ऐड करता हूँ, आपके पास एक आयोनाइज्ड गैस भी हो सकती है। यू मे हैव आयोनाइज्ड गैस। यदि आयोनाइज्ड गैस होगी तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उसमें जो कंडक्शन के लिए रोल प्ले करने वाले होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस होते हैं। इट्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होंगे। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। इसमें लाइन लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपको हो सकता है अटेंशन में प्रॉब्लम आए, पर आपको फिजिक्स का ध्यान देना है। हैंड राइटिंग पढ़ी जानी चाहिए, अब इसमें कंट्रोल से नहीं चल पाता पेन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो होंगे पॉजिटिव आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट में और नेगेटिव आयंस होंगे। ओके, और इसमें जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और केमिकल फोर्स होगा। अब हर केस में हम क्या देख रहे हैं, हमने इस चैप्टर में अभी तक बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था उसमें चार्ज रेस्ट में था, पर जब से हम इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, ओके, चार्ज इन मोशन। आपने इसमें और क्या पढ़ा है, जरा उसका आपके साथ और रिवीजन करते हैं। उसमें आपने पढ़ा कि ये कंडक्टर, ओके, इस कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप यदि मूव किया जाए तो उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है। इसका मतलब यदि नेट वेलोसिटी जीरो होगी, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू नेट चार्ज नहीं ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, करंट जीरो आएगा। इसका मतलब यदि आपका सैंपल आंगन में पड़ा है, मेज पर पड़ा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो उसमें करंट हो नहीं सकता। तो दूसरा केस, यदि आप इसमें फील्ड लगाते हैं, यदि आप देखिए, अब मैंने इसी की ही मैथमेटिक्स बना देना है। ये आपने फील्ड लगा दिया, फील्ड लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो आपके चार्ज हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आयोनाइज्ड गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यदि आपने फील्ड लगा दिया विद द हेल्प ऑफ द बैटरी दैट मेंटेन द स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ एंड्स, राइट, तो क्या होने वाला है, जो जितने भी चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे विल स्टार्ट मूविंग इन द फिक्स्ड रैंडमाइजेशन, जिसकी रैंडम डायरेक्शन है उसकी जगह वो किसी एक डायरेक्शन की ओर ऑन एन एवरेज मूव करना शुरू कर देंगे। देखिए, अब इसी घटना को आपने क्या किया था, यहाँ फील्ड लगाया, देखना आप क्या करेंगे, हम यही सीखना है आपको। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। तो जो हमने इनपुट में दिया वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो आउटपुट में आपको देखने को मिला वो न्यूमरेटर में चला गया।
इन दोनों क्वांटिटीज की रेशियो से एक नई क्वांटिटी पैदा हुई और उस क्वांटिटी का नाम ही है मोबिलिटी। ठीक हो गया? तो मोबिलिटी क्या हुई? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब इसके यदि हम यूनिट की बात करें तो इसके जो यूनिट होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएंगे? वोल्ट इंटू वी, वी इज इक्वल टू E डॉट एल, सो E इज इक्वल टू V अपॉन डी। सो ये मीटर वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर ओवर वोल्टेज सेकेंड। सो इस यूनिट में आप इनको माप सकते हैं मोबिलिटी को। ओके, जो मोबिलिटी है वो हमेशा के लिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसका हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेंगे, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है वो टी आई इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? अच्छा, अब इसका थोड़ा सा और हम ऑपरेट कर देते हैं इसको, बाकी तो आपको समझ आ ही गया। तो हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज ई टाउ, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम। इसको मैं 1 लिख देता हूँ और इसको मैं 2 लिख देता हूँ। आगे यहाँ लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have now modified form of mobility. So mobility को आप कैसे लिख देंगे? तो mobility जो है वो क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा e tau by m इंटू 1 बाई e के साथ e कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू e tau upon m. So this is a new parameter for you to determine. और इससे आपको पता क्या चलेगा, ये भी बड़ी सीखने वाली चीज़ है कि इसमें सिंपल सी बात है कि यदि तुम काय की जानकारी देगा, आप जस्ट मोबिलिटी मैथमेटिक एक्सप्रेशन याद कर लें और आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, वो एक अलग बात है। पर आपको ये समझ आना चाहिए कि एक मेंटल पिक्चर बननी चाहिए कि यदि आपने मोबिलिटी के बारे में बात की तो आप जस्ट ये समझ रहे हैं इससे कि आप फील्ड लगाते हैं तो उसके बीच में जो चार्ज है कितनी तेजी से मूव करता है, ये समझना है आपने इसको। इससे आपने इस आर्टिकल से आपने समझना है कि यदि आपके पास एक कंडक्टर है, सैंपल है, उसमें अगर आपने फील्ड में रखा, आपने बैटरी के साथ उससे जोड़ा, फील्ड क्रिएट हुआ, तो उसके बाद उसका चार्ज कितनी स्पीड से मूव करेगा, इसकी जानकारी आपको मोबिलिटी से मिलेगी, राइट? वेयर टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। सो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने मोबिलिटी का कंसेप्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एप्लीकेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझी होंगी। यदि आपको इसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।